और आपका विशेष कार्यक्रम चलते चलते। हाँ, वो अलग बात है कि ये प्रोग्राम हमने बैठकर शूट किया है और मेरे साथ मेरे सहयोगी थे कैमरामैन संजय सीनियर, राजेश शर्मा और वंश, और वीडियोग्राफर हैं, वीडियो एडिट करने वाले हैं संजय जूनियर। जी हाँ, पहली बार आपके सांसद, मेरठ के सांसद अरुण गोविल आपके अपने पसंदीदा चैनल सिटी हलचल पर अपने विजन के साथ थे, अपने एक्शन के साथ थे, और उन्होंने बातचीत को दिलचस्प मोड़ देते हुए अपने योगदानों के बारे में बताया, अपने अनुभव के बारे में बताया, अपनी योजनाओं के बारे में बताया। पहली योजना, मेरठ को सोलर सिटी बनाएंगे। जी हाँ, बड़ी कंस्ट्रक्टिव योजना है क्योंकि एनर्जी क्राइसिस को लेकर लगातार विश्व स्तर पर बात चल रही है, और ऐसे में मेरठ के नए सांसद का ये संकल्प कि उनकी प्रायोरिटीज में सबसे ऊपर मेरठ को सोलर सिटी की तरीके से डेवलप करना है, वो काबिले तारीफ है। दूसरी तरफ आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 तारीख को वर्चुअल तरीके से वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने, यानी कि सांसद अरुण गोविल ने रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव को धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया, और उन्होंने बताया कि मेरे सिर्फ थोड़ा सा जिक्र करने पर ही किस तरीके से अश्वनी वैष्णव रेलवे मंत्री मेरा हाथ पकड़ कर ले गए और मुझे इस वर्चुअल उद्घाटन के बारे में बताया, जो मेरठ को सौगात है, जो मेरठ के उन लोगों को सौगात है जो मेरठ से लेकर लखनऊ जल्दी पहुंचना चाहते थे। जी हाँ, यही बातचीत का दौर नहीं थमा। इस बातचीत के दौर में आया 120 करोड़ का हापुड़ का प्रोजेक्ट, जिसमें पूरे कचहरी परिसर को इंटीग्रेटेड फॉर्म में डेवलप करना है। इस पूरे डिस्कशन में आया सिटी रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन, यानी कि नवीनीकरण। इसी डिस्कशन में सामने आया कि किस तरीके से सिर्फ एक मोहर का मोहताज है इनर रिंग रोड के काम होने का ऑर्डर, और किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस इश्यू को लिया है। इस सब विकास के काम पर बोलते हुए राम का चरित्र निभाने वाले या निभा चुके अरुण गोविल ने कहा कि सब विकास राम जी की कृपा से हो रहा है। रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण से घर घर में श्री राम के किरदार को साकार करने वाले अरुण गोविल आज अलग ही अंदाज में थे। बड़ी सफाई से उन्होंने हर बात, हर सवाल का जवाब दिया। सांसद अरुण गोविल ने कहा कि वह राजनीति में नए जरूर हैं, लेकिन श्री राम जी की कृपा से वह मेरठ के विकास को लेकर नए प्लान, नए विजन, नए एक्शन के जरिए एक मिसाल कायम करने की कोशिश करेंगे। अपने फिल्मी जीवन के संघर्ष से प्रेरणा लेकर उन्होंने कहा कि विकास कार्यों से इतर वह मेरठ के कलाकारों के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कलाकारों के लिए परफॉर्मिंग आर्ट के लिए एक स्पेशल मल्टी हॉल प्लान कर रहे हैं। तो उधर मेरठ के वह क्षेत्र जहां पर अभी सड़कों का नेटवर्क कमज़ोर है, उसको भी उन्होंने अपने एजेंडे में शामिल होना बताया। साथ ही साथ मेरठ क्षेत्र में सीवर नेटवर्क को लेकर भी काम होना शुरू हो गया है, बड़े गर्व के साथ उन्होंने अनाउंस किया। अरुण गोविल ने सिटी हलचल के साथ बातचीत करते हुए कहा कि 3 महीने हो गए हैं और अब धीरे धीरे मेरठ की समस्याएं उनके सामने आने लगी हैं। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आने लगे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका जनता के साथ संवाद स्थापित हो, और आने वाले दिनों में मुख्य रूप से रेगुलर बेसिस पर वो 2 काम ज़रूर करेंगे। एक, सांसद के तौर पर एक नए व्यापारियों के लिए लोन मेले का आयोजन, तो दूसरा मेरठ की बेटियों के लिए रोजगार मेला, क्वार्टरली बेसिस पे या एनुअली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे। तो देखिए मेरे साथ सिटी हलचल की टीम के साथ सांसद अरुण गोविल की ये विशेष बातचीत, जिसमें एक्शन है, विजन है, प्लानिंग है और बॉलीवुड का संघर्ष है, टीवी की सफलता है। अगस्त का महीना भारत के इतिहास के लिए एक ऐसा महीना है जिसको हर हिंदुस्तानी पूरे साल इंतजार के तौर पर देखता है। अभी तक सिर्फ 15 अगस्त की बात होती थी, लेकिन जैसे ही 370 धारा हटने के बाद सभी लोग अब बीजेपी की सरकार के साथ इस अगस्त के महीने को अलग ढंग से देखते हैं।
और फिर मेरठ को मिले नए सांसद अरुण गोविल, और उनके आते ही यहाँ पर एक नया दौर विकास का शुरू हो गया। और विकास का ये जो दौर शुरू हुआ है उसमें हापुड़ अलग नहीं है, लेकिन इस विकास को गति देने के लिए शुरुआत तो काफी पहले हो गई है। एक बड़ा मेजर इवेंट आया है वंदे भारत का। 31 अगस्त को वंदे भारत अरुण गोविल जी के प्रयासों से आपके सामने है। जी हां, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हाथ जोड़कर बैठ जाइए जो पुराने लोग हैं, क्योंकि 86 से लेकर लंबा दौर चला है। जैसे ही अरुण गोविल जी आ जाते थे सब लोगों के हाथ जुड़ जाते थे। यानी कि राम का किरदार कर्म में उतर कर आया है हमारे सामने। और आज पहली बार सिटी हलचल पर आपके जनप्रतिनिधि, आपके सांसद अपनी भविष्य की योजनाओं के साथ आपको संबोधित करेंगे। तो आइए स्वागत करिए, जैसा आपका मन करे। सर, सिटी हलचल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं तो आपका तब से इंतजार कर रहा हूं जब से सावन को आने दो के पोस्टर्स लगे हुए थे। सावन के आने दो में मैं देखता था, क्योंकि हम तो छोटे बच्चे थे, पिक्चर तो देख नहीं पाते थे। बहुत पहले मेरठ में पोस्टर लग गए और उसमें आपके हाथ में एक तारा और गेरुआ वस्त्र, और फिर जो गाने सुने तो अलग ही था। तब से आपसे बात करने का मौका ढूंढ रहा था, आज मिला है। तो मेरठ के लिए तो सावन आ गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, इस पॉजिटिविटी के लिए कि आप इतने दिनों से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे अच्छा खुशी महसूस हो रही है कि मेरा भी इंतज़ार करने वाले लोग हैं। मेरठ में मुझे आकर कई 2-3-4 महीने हो गए हैं अब। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था जब मैं यहाँ आया था कि मैं यहाँ केवल काम करने के लिए आया हूँ। मैं इसको ये मेरी कर्म भूमि है। और हालांकि मैं जब यहाँ आया तो बहुत एक बड़े वक्फे से मैं मुंबई में रहता था, और यहाँ आना कभी 3-4 साल में एक बार हुआ, किसी शादी में आ गए या किसी फंक्शन में आ गए। तो मैं यहाँ लोगों को जानता नहीं था अभी जब मैं आया था। सब लोग मेरे लिए नए थे बिल्कुल, पर उन लोगों पर मेरा ये विश्वास था कि नहीं, मेरी ये जन्मभूमि है, मेरे अपने लोग हैं ये। और इसी विश्वास को लेकर मैं यहाँ आगे बढ़ा और आप सब लोगों ने मुझे यहाँ का सांसद बना दिया। मेरे सभी इस क्षेत्र के जितने भी मेरे वोटर्स हैं, भाई बहन हैं, सब लोग हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं पहले तो, और कि आपने मुझे यहाँ का सांसद बना दिया। तो आपने तो अपना काम जो था वो पूरा कर दिया, अब उसके बाद मेरा काम शुरू होता है। तो मैंने अपना काम पहले दिन से ही शुरू कर दिया था, और बड़ी खुशी की बात है कि उसमें मुझे बहुत सफलता मिली है। और मुझे जो सफलता मिलती है, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि क्योंकि मैं राम से जुड़ा हूँ, इसलिए वो जो भी काम होता है वो सब राम जी कराते हैं। माध्यम मैं ज़रूर हो सकता हूँ उसका, जो शायद हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ आना, मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना, ये सब एक पता नहीं किसी शक्ति के अनुरूप उसमें उसके अंतर्गत हो रहा है। ये कहीं भी कुछ भी सोचा हुआ नहीं है बिल्कुल भी, कि मैं यहाँ, मुझे यहाँ से क्यों इलेक्शन के लिए कहा गया, मुझे यहाँ का टिकट दिया गया। वो व्यक्ति जिसने राम का चरित्र किया उसको अपनी जन्मभूमि पर वापस भेज दिया गया यहाँ पर। तो और अब जो कुछ काम यहाँ ऐसे हो गए हैं जो इसी समय होने थे, ऐसा लगता है कि वो काम इसी समय के मोहताज थे वो जी। जैसे आप देखिए कि रैपिड रेल पिछले 2 महीने में जब से मैं आया हूँ तब से आ गई। मेरठ स्टेशन का नवीनीकरण स्वीकृत हुआ, वो इसी दौरान हुआ जी। मैं हालांकि उस दिन मेरा पार्लियामेंट में पहले सेशन में अश्विनी वैष्णव जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी मैं मेरठ से, अरे उन्होंने मुझे लिया और ले गए अपने ऑफिस में, और वहाँ मुझे पूरा स्टेशन का उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट मुझे दिखाया, बताया, और ये कहा कि इसका जो आउटलुक है वो अभी हमें डिसाइड करना है। हम आपको एक दिन वो देंगे प्रेजेंटेशन आपके यहाँ, और आप लोग इसको डिसाइड कीजिए और फिर हमें बताइए कि क्या करना है। हम इसको जल्दी से जल्दी अभी शुरू करना चाहते हैं। तो वो अब जनवरी से वो शुरू हो जाएगा। फिर हमारे वंदे भारत, उस दिन मीटिंग में वंदे भारत का एक जिक्र आया, ऐसे ही इन जनरल, ये कहीं जिक्र नहीं आया था कि वंदे भारत 1 महीने में हमारे मेरठ में आ जाएगी। एक ऐसे जिक्र आया और जिक्र आके चला गया, और अचानक हमने देखा कि अरे वंदे भारत तो आ गई यहाँ पर। तो ये सब काम जो हैं वो ज़रा सा जिक्र हो रहा है, और ये सब काम अपने आप होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल भगवान राम की महिमा है, भगवान राम के जरिए
भगवान राम ने की जो दृष्टि है वो सुदृष्टि वो पड़ गई है मेरठ के ऊपर, और शायद मुझे उसका माध्यम बना दिया है उन्होंने। तो ये सब काम अपने आप हो रहे हैं। अभी एक नया काम और होने जा रहा है। अगर राम जी ने चाहा तो जी, इनर रिंग रोड जो 2011 से जिसका मैटर रुका पड़ा है, मैं बहुत दिन से फॉलोअप कर रहा था एमडीए के साथ भी, मुख्यमंत्री के जो कार्यालय के जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ भी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ भी। और आज सुबह ये समाचार मिला कि टेक्निकल अगर फील्ड उसमें हम कहें तो वो फाइल कंप्लीट हो गई है बिल्कुल। अब उसमें कोई क्वेरी नहीं बची है, उस पर सिर्फ एक दस्तखत होने बाकी है। दैट्स ऑल मुख्यमंत्री के। वो अगर राम जी ने चाहा तो 3-4 दिन में वो हो जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर हमारे पास स्वीकृति आ जाएगी कि हमारा इनर रिंग रोड स्वीकृत हो गया है, हर दृष्टि से स्वीकृत हो गया है। वो काम जो 2011 से रुका पड़ा था वो इन्हीं 2 महीने में 3 महीने में हो गया है। देखिए, राम का प्रताप है, राम का प्रताप है, राम जी का प्रताप, राम जी का प्रताप। हमारे राम जी का प्रताप है। सर 120 करोड़ रुपए हापुड़ को आपने दिलवाए, सेक्शन करवाने की कोशिश चल रही है। या कितने हैं? 120 करोड़। हाँ, वो हापुड़ के लोग मेरे पास आए थे अधिवक्ता जी कि हमारे जो कोर्ट हैं वो 3-4-5 जगह हैं, तो हमें एक केस इस कोर्ट में लगा होता है, दूसरा केस उस कोर्ट में लगा होता है, फिर हमें भागना पड़ता है। तो हम तो भागते रहते हैं दिन भर, और आने जाने में बड़ी परेशानी होती है, ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप कुछ करें इसका जी कि हमारा कोर्ट एक जगह बन जाए। तो वो आए मेरे पास, मैंने एक फ़ोन किया, 1 हफ्ते में उसकी स्वीकृति उनके पास आ गई। बड़ी बात सर। फंड्स भी अलॉट हो गया कि ये 120 करोड़ या जो भी फिगर है, रफली इतनी फिगर है, वो हो गई। तो ये जो सब काम हो रहे हैं, ठीक है, मेरे माध्यम से हो रहे हैं, एग्रीड, पर वो करा रहे हैं। जी, वैसे तो आपने बीजेपी की बहुत बड़ी लाज बचाई है। अयोध्या के बाद सबकी नजर मेरठ पर थी, और हम चुनाव की काउंटिंग देख रहे थे, पल पल हार्ट बीट्स एबनॉर्मल हो रही थी। लेकिन राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी का उस वक्त क्या हाल था जब बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था, जनता जानना चाहती है। जब वो फिगर मैं भी देख रहा था, इलेक्शन कमीशन की जो साइट थी उस पर वो फिगर हर 2 मिनट में, बल्कि उससे भी पहले बदल रही थी। और एक समय ऐसा आया कि जब मैंने अपनी मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों यहीं थे मेरठ में उस वक्त, मेरा परिवार भी यहाँ था सारा। मैंने सबसे कहा कि भाई देखो, मैं अब सोने जा रहा हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 3 बजे के करीब बहुत ऊपर नीचे ऐसे हो गया था सारा कुछ। मैं जाकर सो गया, मैंने एसी चलाया अपने रूम का और सो गया। मैं आराम से 2 घंटे सोया। मैंने कहा अब देखो, जो होना है वो राम जी करेंगे। जो मुझे करना था, जो जनता को करना था वो उसने कर दिया, जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। अब इस समय मैं कुछ कर तो नहीं सकता, और जीत हार का मुझे कोई इतना नहीं था कि वो मैं हारा तो क्या होगा और मैं जीता तो क्या होगा। मैं एक काम करने के लिए निकला था। अब उस काम का जो भी रिजल्ट राम जी मुझे देंगे वो मुझे मंजूर है। मैं ये सोचकर सो गया। मैं तब उठा जब मुझे फ़ोन आया काउंटिंग के जगह से कि सर आ जाइए, आपका सर्टिफिकेट रेडी है। और हम आपको पूरे कैंपस में ढूंढ रहे थे, वहां पे भी ढूंढ रहे थे जहां बीजेपी बैठी थी, लेकिन मैं अपने यहाँ जहाँ मैं रुका हुआ था वहाँ मैं कमरे में सोया हुआ था। कितनी देर बाद यकीन हुआ कि आप जीत गए? नहीं, बस फ़ोन आया तो क्या आपका सर्टिफिकेट रेडी हो गया, अब आप ले जाइए। इसका मतलब था कि मैं जीत गया था। तो मैं आराम से बैठा, मैंने एक कप चाय पी, फिर मैंने कहा चलो भाई सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। मैं चला गया। मेरे लिए ये मतलब, मैं ये नहीं कहता कि कोई आम बात थी, मैं तो पहली बार चुनाव लड़ा था, और जो जिज्ञासा होती है वो सबको होती है। लेकिन मेरे लिए ये कोई ऐसा कोई मतलब जीत हार का या कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था। पॉलिटिशियन लोगों के लिए तो ये मतलब इतना बड़ा विषय होता है कि मत पूछिए, उनकी तो रातों की नींद हराम हो जाती है। नहीं सर, आप उस फील्ड से आए जहाँ पे हर फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस कलाकारों का भाग्य निश्चित करती है, आप उस फील्ड से आए, तो वो प्रेशर आप झेल चुके थे? वो प्रेशर मैं झेल चुका था, मुझे प्रेशर होता ही नहीं है जी, क्योंकि मैं हर चीज़ परमात्मा पे छोड़ देता हूँ। मैं अपना कर्म करके परमात्मा पे छोड़ देता हूँ उसका रिजल्ट। ये ऐसे ही नहीं आता, बहुत आता बड़ी मुश्किल से, पर मुझे दे दिया है उसने, ये हुनर दिया है मुझे। तो मैं इसलिए मुझे कोई परेशानी और हैरानी और घबराहट और ये सब जो लोगों को हो जाती है, मुझे न तो ब्लड प्रेशर है सुनिए, न मुझे शुगर है। मेरा जितने शरीर के अवयव सब ठीक काम कर रहे हैं अभी भी, शायद इसीलिए ठीक काम कर रहे हैं कि मैं
अननेसेसरीली परेशानियां नहीं लेता, मैं टेंशन नहीं लेता। अरे वो है ना, करेगा अपने आप, काम मेरा कर्म करना है, मैं कर रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारी मैं चीजें इस हुई चीज पे हमारी। बाद में आऊंगा, पहले संसद में उस शपथ ग्रहण समारोह में आ रहा हूं जिसमें आपने सुषमा स्वराज जी की बेटी के बाद संस्कृत में शपथ ली थी। सर ये सोच रखा था कि संस्कृत में शपथ लेनी है या एट रैंडम आपके मन में आया? नहीं, ये मेरे मन में एक दिन पहले आया था, जी। एक दिन पहले आ गया था मेरे मन में कि मैं संस्कृत में शपथ लूँगा। तो मैंने वहाँ से संस्कृत में शपथ लेने से पहले मैंने ये शपथ मंगा भी ली थी। मैंने एक बार पढ़ के देखा कि इसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए। तो मैंने कहा एक व्यक्ति जो है वो नॉर्मल व्यक्ति कैसे पढ़ेगा इसको, ठीक है, लेकिन मैं जिसने राम का चरित्र किया है वो अगर ऐसी जगह कहीं खड़ा होकर, तो मुझे वो सीन मेरा याद आया कि जब श्री राम ने अपने सैनिकों को एक संदेश दिया था लंका युद्ध से पहले। लंका युद्ध से पहले। और आप देखिए कि मैंने वो जो पढ़ी है वो उसी टेम्पो में पढ़ी है। जी। मैंने जो शपथ ली थी ना वो उस टेम्पो में पढ़ी थी। वो एक नॉर्मल आदमी का सुर लगाया हुआ नहीं था, लगाया हुआ सुर नहीं था मैंने वो। उससे पहले आपका कोई भी चुनावी कैंपेन नहीं देखा, लेकिन जब शपथ ले रहे थे वो शपथ एकदम दिल पे आके लगी। मैंने कहा यार कुछ स्टाइल अलग है ये। तो वो शपथ जो थी वो थी, वो टेम्पो था, वो सुर था वो श्री राम का, रामानंद सागर जी को याद कर लिया। इसलिए वो डिफरेंट था। जी सर। अब विकास की बातों पे आ जाते हैं। 120 करोड़, वंदे भारत, इनर रोड और आगे आगे क्या प्लान है सर? अभी जब प्रधान अपना मुख्यमंत्री जी से मिला था तो मैंने एक और उनको समस्या बताई थी मेरठ की, कि मेरठ में सीवरेज सिस्टम नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है। 20% है पूरे शहर में, 80% में सीवरेज सिस्टम ही नहीं है। मुझे 2 दिन पहले पता लगा कि उस सीवरेज सिस्टम के लिए सर्वे शुरू हो गया है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है वो, ठीक है। फिर गांव में, बहुत सारे गांव में हमने सोलर लाइट्स ऑलरेडी लगवाने का शुरू कर दिया। मैंने उनसे मुख्यमंत्री जी से ये भी कहा था कि हम चाहते हैं कि मेरठ को सौर सिटी बनाया जाए। इसके लिए मैंने ये तय किया है कि सबसे पहले अभी जहाँ मैं कुछ दिन में शिफ्ट हो जाऊंगा, जिस मकान में मैं रहूँगा उसमें मैंने बोला है कि सबसे पहले ऊपर सोलर पैनल लगा दूँ। तो वो मैंने अपने आप से शुरुआत की है उसके, कि मैं मेरे घर पर लगाऊंगा, उसके बाद मैं दूसरों से कह सकता हूँ कि हाँ आप तुम भी लगाओ। और जो काम हो रहा है सौर ऊर्जा में इस समय उत्तर प्रदेश में, वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। पायोनियर है ये गवर्नमेंट सोलर पैनल एनर्जी के लिए, पायोनियर है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए और सस्ती बिजली देने के लिए और सुरक्षित बिजली देने के लिए बहुत बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगर श्री राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल जी के टाइम में सूर्य देवता मेरठ की छतों पर आ जाए सोलर पैनल के जरिए तो बड़ा अचीवमेंट होगा। बिल्कुल, राम जी सूर्यवंशी थे जी, इसलिए आप और ज्यादा है। फिर दूसरा हमने एक रोज़गार मेले का आयोजन किया आरजी गर्ल्स कॉलेज में। उस दिन 400 बेटियों को नौकरी मिली। मैंने सर्टिफिकेट अपने हाथ से बांटे हैं उनको, बड़ी बड़ी कंपनियों में। ये हम रेगुलर फीचर एक रखेंगे इसका, जो चलता रहेगा हमेशा। क्वार्टरली, मंथली, जो भी हाँ प्लान बिल्कुल करेंगे वो बिल्कुल अलग बिल्कुल बात है। बिल्कुल, वो एक अलग बात है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो एक अलग बात है। फिर मैंने जिलाधिकारी मेरठ, जिलाधिकारी हापुड़ दोनों को ये कहा है, मेरी पर्सनल बात की, मैंने उनको एक लेटर भी भेजे हैं कि लोन मेले का आयोजन आप करें। लोन मेले के आयोजन से मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने लोन अप्लाई किया हुआ है उनके लोन स्वीकृत होकर उनको मिल जाए उस दिन। उससे फ़ायदा ये होता है कि बैंकों का एक ऋण जमा अनुपात होता है कि बैंकों में कितना जमा है और कितना उन्होंने ऋण दिया है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो ऋण देंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंटरेस्ट के रूप में इनकम वापस मिलेगी और बैंकों की इनकम बढ़ेगी। तो हमारे प्रदेश का जो ऋण जमा अनुपात है वो ज़्यादा है, मेरठ का उससे कम है। तो अगर हम एक लोन मेला करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 2% ऋण जमा अनुपात जो है वो बढ़ जाएगा हमारा। बड़ी सोच है सर, और नई सोच है बिल्कुल। और नई सोच है। तो इसलिए मैंने दोनों को ये वो कहा है ये कि भाई आप ये लोन मेले का आयोजन करें, और दोनों ने ये कहा कि नहीं हम बहुत जल्दी इसको वी विल टेक इट ओवर। तो ये एक नई तरह की बिल्कुल शुरुआत है हमारी। और उस दिन बहुत सारे लोगों को जिन्होंने लोन अप्लाई किए हुए हैं उनको लोन भी उनके स्वीकृत हो जाएंगे। वो जो बैंक की हार्डशिप है वो सारी खत्म हो जाएगी। हाँ, बैंक खुद ये तैयारी करते हैं कि नहीं भाई ये लोग ये जिनके लोन रुके पड़े हैं इनको लोन उस वक्त अलॉट कर दिए जाए सारे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चारों तरफ मतलब जिसे कहते हैं ना बहुमुखी दिशा से अगर हम सोचें तो ये काम हो रहा है। और अब मेरी तैयारी है कि मैं जो
रोड्स की जो और कनेक्टिविटी है, कई चीज़ों कई जगह से आया है। अब जैसे वंदे भारत भी आई है, तो कल मुझे हापुड़ के बहुत सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन आया कि सर हापुड़ भी इसमें एक स्टॉप होना चाहिए, ताकि बुलंदशहर, गढ़मुक्तेश्वर, सयाना, ये सारी जगहों से लोग उसमें जा सकें। तो वो एक कोशिश करेंगे। फिर आज एक रिप्रेजेंटेशन आया कि सर ये वंदे भारत जो सिर्फ मेरठ से लखनऊ तक जा रही है, ये अयोध्या और बनारस भी जानी चाहिए, आगे एक्सटेंड करनी चाहिए, ताकि पूर्वांचल के लोग भी, पूर्वांचल तक यहाँ से जाने के लिए मेरठ से कोई कुछ नहीं है तरीका, तो एटलीस्ट कुछ लोग जाएं तो अयोध्या में वहाँ से पूर्वांचल चले जाएं, बनारस से वहाँ से पूर्वांचल चले जाएं। तो दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेक अप विद द रेलवे मिनिस्टर। वो भी उनसे बात, हाँ है, तो ये सारे काम धीरे धीरे काम होंगे। लेकिन राम जी की कृपा से कामों की शुरुआत, गति, विकास की गति जो है वो शुरू हो गई है, विकास होने लगा है। बस मुझे इस बात की खुशी है। तो और सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, और कोई चीज़ जब हम करने निकलते हैं और हमें अच्छी हो जाती है तो हम और ज़्यादा इंस्पायर होते हैं इसके लिए, फिर हम और ज़्यादा ऊर्जा से काम करते हैं उसके लिए। तो मेरे साथ अब शायद वही हो रहा है। दैट्स ऑल। सर आपको लगता नहीं अयोध्या की हार के बाद सारा फोकस मेरठ पर आकर शिफ्ट हो गया कि यहाँ पर अरुण गोविल जो राम का किरदार निभा चुके हैं, चरित्र निभा चुके हैं, वो कितना प्रभावशाली तरीके से इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करें? ये चुनौती है ना सर? नहीं, बिल्कुल चुनौती है, बिल्कुल। क्योंकि कंपैरिजन डायरेक्ट अयोध्या से है। नहीं, मैं पहली बात तो मैं बताऊं कि मैं अपोजिशन की बात मैं कंपैरिजन नहीं करता किसी से। हाँ, अच्छा, अपोजिशन की बात आप कर, नहीं, वो भी कोई कंपटीशन नहीं है, वो भी कोई कंपटीशन नहीं। वो अपने आप में बहुत सक्षम है और मेरा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। मैं तो कंपटीशन सिर्फ अपने आप से करता हूँ, बहुत अच्छा। बस। मैं और किसी से कंपटीशन नहीं होता मेरा। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ जो दूसरे जनप्रतिनिधि भी हैं, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि अरे वो फलाने जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने तो देखो ये कर दिया, उन्होंने तो ये कर दिया। मैंने कहा भैया देखो, वो उनकी अपनी कोशिश है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूँगा, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए, वो चाहे कोई भी करे, ये तो सामूहिक, चाहे वो मैं करूँ या कोई और जनप्रतिनिधि करे, हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि हमारे क्षेत्र के बारे में हम पहले सोचें, अपने बारे में हम बाद में सोचें। तो मेरा कोई कंपटीशन किसी से भी नहीं है। मैं सबके साथ पूरा मिलकर चलना चाहता हूँ, मिलकर काम करना चाहता हूँ, और मिलकर काम इंसान करता है तो बहुत अच्छा काम है। सर लखनऊ बेसिस पे आप काम कर रहे हैं, आप दिल्ली के बेसिस पे काम कर रहे हैं, अब लोकल स्तर पर जो लोकल गवर्नेंस है उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, क्या विजन है? देखिए, उसके लिए ये है कि जो समस्याएं मेरे सामने आती चली जाएंगी, ठीक है ना जी, वो उन समस्याओं को, पहली बात तो किसी एक जगह की सारी समस्याओं को समझ जाना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं ईमानदार हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए साफ गोई से बता रहा हूँ। तो जैसे जैसे समस्या मेरे पास आती जाएगी वैसे वैसे हम उसके निदान के लिए कोशिश करें। जैसे सीवरेज की समस्या है, हाँ, तो उसके लिए हमने कोशिश की है, और उसमें और कहीं रुकावट आएगी तो हम फिर कोशिश करेंगे उसके लिए, उसको और आगे तेज़ गति से बढ़ाने की कोशिश करेंगे उसके लिए। ऐसे ही जो यहाँ की समस्याएं हैं हमारे शहर की, उनको वी विल टेक अप वन बाय वन। सर जैसे ही पता चला कि मैं आपका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, 3-4 लोग मुझे मिल गए। कल सर्राफा एसोसिएशन में बैठे थे हम लोग, वहाँ के सर्राफा व्यापारियों के, उन्होंने अलग हटकर 2 प्रॉब्लम बताई। एक, यहाँ से अंबाला के लिए सुबह शटल जाती थी, वो बंद हो गई है सर, एक वो शुरू। दूसरी जो समस्या, यहाँ पर हर महीने गोवर्धन की परिक्रमा और ब्रजमंडल में जाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उन्हें यहाँ से पहले गाजियाबाद जाना पड़ता है या नोएडा जाना पड़ता है, तब डायरेक्ट जाते हैं। ये 2 सजेशंस जनता की तरफ से आए, इन पर आप कैसे काम करेंगे? नहीं, पहले तो मुझे सजेशन जो है ना, मेरे पास देखिए ज़बानी जो है ना, मैं सजेशन मेरे पास आते हैं तो वो मुझे सूट नहीं करता। मुझे कोई मुझे सजेशन देना चाहता है या कोई अपनी डिमांड रखना चाहता है या अपनी समस्या बताना चाहता है, मुझे वो समस्या आप एक पेपर पर प्रॉपरली मुझे लिख कर दे दें, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि मुझे करना क्या है उसके लिए। अभी तो आप जब आ जाएंगे तब तो इजी हो जाएगा। अब कहाँ आपको अप्रोच करें सर? ईमेल पर कैसे? आप मुझसे नहीं, मैं यहाँ मतलब आप ये समझ लीजिए कि मुझे अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको अक्सर यहाँ दिखाई दूंगा। जैसे आप यहाँ, अब हम यहाँ मेरठ में ही बैठकर बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो मैं आपको यहीं दिखाई दूंगा। और ईमेल तो है ही है, ईमेल पर कोई भी कुछ भी भेज सकता है मुझे। सर 2 और समस्याएं, एक बिजली विद्युत विभाग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्लियर इंडिकेशन है, जरा सा मौसम खराब होता है,
पूरी चीज़ें हिल जाती हैं। इसको लेकर आप शासन के स्तर पर भी ये समस्याएं रखेंगे, क्योंकि शासन के अंडर में ही आता है मामला। हाँ, उत्तर प्रदेश नहीं वही है, ये समस्याएं जो है अगर जब जैसे जैसे पता लगती जाएंगी वैसे वैसे उनके निदान के लिए हम पूरी कोशिश करते रहेंगे, पूरा प्रयत्न करेंगे। सर एक बात आपके फील्ड से, आपने जो स्ट्रगल किया है और वो स्ट्रगल जो किया था उसका जो आउटपुट अब आप दे रहे हैं उसको आप मेरठ में कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग मुंबई की तरफ ध्यान लगाते हैं, जाने के लिए ध्यान लगाते हैं बिना किसी तैयारी के। आपसे मेरठ के और आसपास के लोगों को ये ज़रूर उम्मीद रहेगी कि किस तरीके से वो अगर अप्रोच करें फिल्म नगरी को या टीवी इंडस्ट्री को, तो उसके लिए आप क्या प्रायोजन करेंगे अपनी तरफ से? जैसे यहाँ पर एक आकाशवाणी केंद्र शुरू हुआ था, वो रुक गया अभी। देखिए, जो भी लोग मुंबई जाना चाहते हैं एक्टर बनने के लिए या कोई टेक्निकल कोर्स में जाने के लिए, सबसे पहले तो आप सब लोगों से, जो ऐसे बच्चे हैं, जो युवक युवती हैं या और बड़ी उम्र के भी लोग हैं, सबसे पहले तो आप अपने अंदर अपने आप को टटोल कर देख लीजिए कि आप की लगन कितनी है उसमें जाने के लिए और आपके अंदर टैलेंट कितना है उसमें जाने के लिए। सिर्फ ये कि आपने अच्छे फैशनेबल कपड़े पहन लिए, कोई यार दोस्तों ने कह दिया अरे यार तुम तो बिल्कुल एकदम वो फलाने लगते हो, बिल्कुल तुम तो शाहरुख खान लगते हो, बस अपने आप को शाहरुख खान समझ लिया और कूच कर दी मुंबई की तरफ। मत कीजिएगा वो कभी भी। ये इंडस्ट्री पसीना नहीं खून मांगती है, लिटरली मैं आपको सच बता रहा हूँ। हज़ारों लड़के लड़कियाँ रोज़ जाते हैं। कितने लोग स्टार बनते हैं मुझे बताइए? गिनती के हैं स्टार, आप गिन लीजिए, लड़कों में भी लड़कियों में भी। तो रेशियो देखिए आप, प्रोबेबिलिटी देखिए आप, 0.01% भी प्रोबेबिलिटी नहीं आती। तो इसलिए अपने आप को टटोल लीजिए पहले कि आप कितने लगन से जाना वहाँ चाहते हैं और आप कितने टैलेंटेड हैं उस काम के लिए। पहले तो वो कर लीजिए, उसके बाद फिर अपनी तैयारी कीजिए। बगैर तैयारी के वहाँ जाना ठीक नहीं है। वो तैयारी किसी भी रूप में हो सकती है, पढ़ाई के रूप में भी हो सकती है, कोर्सेज़ के रूप में भी हो सकती है। आप तैयारी वो वहाँ जाकर भी कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, है ना। कई बार क्या होता है, यहाँ से चले जाते हैं, वहाँ ना रहने का ठिकाना होता है ना कुछ होता है, फिर गलत जगह लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो जाता है उस काम के लिए, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। और एक बात और, इस लाइन में जाने के बाद भगवान करे आप सबको सक्सेस मिले, लेकिन इस लाइन की एक बहुत ख़राब बात यह है कि अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती ना तो आप किसी काम के नहीं रह जाते। वापस लौटने में शर्म आती है कि क्या कहेंगे सोसाइटी हमारी क्या कहेगी। हालांकि वो गलत बात है, सोसाइटी किसी के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन फिर भी मतलब आप किसी काम के नहीं रह जाते, फिर आपको उसी आशा में जीना पड़ता है वहाँ के लिए। आज नहीं तो कल। मैं निराश नहीं कर रहा हूँ किसी को, ये बात नोट कर लीजिएगा। मैं उसकी खाली ये बता रहा हूँ कि उसकी सावधानी जो है वो आपको बरतनी चाहिए ज़रूर, बिल्कुल। क्योंकि जो रेशियो है अपना नाम पैदा करने का वो बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उसकी, इसलिए कीजिए, वो ज़रूर कीजिए। और यहाँ के लिए मैं एक बात और, मेरा एक और थॉट है यहाँ के लिए, वो मैं यानी सिर्फ आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक अच्छा परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक ऑडिटोरियम बने। परफॉर्मिंग ऑडिटोरियम है यहाँ 2-3 मैंने देखे, परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऑडिटोरियम नहीं है वो। सर यही मेरा प्रश्न था जो आपने उसकी जड़ पकड़ ली। परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऑडिटोरियम के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि जो स्टेज की जो डेप्थ होती है ना वो बहुत होती है, उसमें ऊपर लाइट्स लगी होनी चाहिए, हर चीज़ रिमोट पर होनी चाहिए उसकी। तो वो मेरी कोशिश है और होपफुली राम जी बहुत जल्दी उसका भी इंतज़ाम करेंगे कहीं ना कहीं। सर 2 अंतिम क्वेश्चन, प्योरली टीवी से और फिल्म से जुड़े हुए। आपने एक फिल्म में एक ऐसा रोल किया था कि उसमें जितेंद्र भी थे और उसमें श्रीदेवी भी थी और आप पूरी फिल्म में नहीं बोले थे। देखिए मैं टेस्ट ले रहा हूँ अरुण गोविल सर का और इनसे पूछते हैं बताइए सर कौन सी फिल्म थी? हिम्मत मुझे पता है। हिम्मत वाले में आपकी जो हीरोइन थी शोभा कपूर थी, मैं शोमा आनंद। सर उसमें एक बाढ़ का सीन है और उसमें बाढ़ के सीन में लोगों की सेवा करते करते आप लोग शायद सैक्रिफाइस दे देते हैं। वो जो रोल था वैसे तो बहुत आसान था, करने में कितनी मुश्किल आई? क्योंकि बड़े बड़े सितारे, बोलना नहीं आसान नहीं था वो रोल, बहुत मुश्किल रोल। वो रोल मुश्किल था पर हो गया था। आप लोगों को अच्छा लगा, धन्यवाद। क्या रिएक्शन मिली थी सर? नहीं बहुत तारीफ मिली थी उसके लिए मुझे, उस रोल के लिए मुझे। और सर फिर टीवी पर
टीवी पर जब रामानंद सागर जी ने आपको देखा तो भगवान राम के रोल के अलावा कोई और भी रोल ऑफर किए थे या सिर्फ वही रोल ऑफर किया? नहीं, इसके लिए मुझे उन्होंने पहली बार तो रिजेक्ट कर दिया था टोटली। अच्छा। मेरा ऑडिशन लिया था और मुझे रिजेक्ट कर दिया था। फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि भरत का रोल कर लो, लक्ष्मण का रोल कर लो, पर मैंने उन्हें कहा मुझे रोल नहीं करना था, मुझे श्री राम का चरित्र करना था, क्योंकि मैं खुद उनके पास गया था। तो फिर बात आई गई होगी। फिर कुछ महीने बाद इन द मीन टाइम उन्होंने दे सेलेक्टेड समबडी एल्स, और फिर पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ। फिर एक दिन उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उसने डिसाइड किया कि हमें तुमसे बढ़िया राम नहीं मिलेगा। आई सेड मोस्ट वेलकम, जहाँ से आप शुरू हुए थे वहीं हम वापस आ गए। दैट वाज इट। उस सिलेक्शन में सबसे बड़ा आपका प्लस पॉइंट क्या था सर? जो मुझे लगा सर वो था आपका बॉडी स्ट्रक्चर, परफेक्ट राम जी का लुक आ रहा था, या कुछ और था सर? नहीं, वो विजुअली अगर आप देखें तो वो बॉडी स्ट्रक्चर करेक्ट था बिल्कुल, बिकॉज मेरी जो फिगर है या उस समय थी बेहतर थी। ऑफ कोर्स वो वी शेप थी बिल्कुल। तो सूर्यवंशियों के लिए वी शेप फिगर जो है वो करेक्ट मानी जाती थी। वो मेरा फेस बहुत नॉर्मल है, कोई स्पेशल फीचर नहीं है उसका, एक प्लेजेंट सा नॉर्मल सा फेस है ना। कोई भी चीज़ अनुपात से बड़ी या छोटी नहीं है, तो वो शायद एक ठीक बात थी। और बाकी जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी स्मिथ मुस्कान, जो हमने मेंटेन की। वो ओरिजिनली थी ऑफ कोर्स मेरे पास, पर उसमें हमने जानबूझकर उस मुस्कान का हमने प्रयोग किया। और आप देखिए हर जगह वो मुस्कान है, लेकिन वो मुस्कान डिफरेंट बातें कहती है। कई बार अलग जगह बातें कहती है। वो मुस्कान ये भी कहती है कि देखो मैं गॉड हूँ, मुझे तुम ये सब मत करो, मुझे पता है मुझे गॉड है ना, तो ये सब मत करना। वो भी कहती ये भी कहती है कि ये सब मत करना, वो भी कहती है। वो भाइयों के प्रति भी मुस्कुराहट है, ममता की भी मुस्कुराहट है, पिता के साथ भी है, हर जगह वो मुस्कान है। उसके मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी डिफरेंट यूज़ की है हमने, वो सबसे बड़ा फीचर था उसका। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरठ की जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हमारा वादा है कि आपके सांसद अरुण गोविल के साथ लगातार बातचीत करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि श्री राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल किस तरीके से अपनी कर्म भूमि में आते हैं। 1857 के लिए जाना जाता है मेरठ शहर, लेकिन अब आजकल अरुण गोविल और श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल की वजह से संसद में मेरठ का नाम गूंज रहा है, और ये आपकी सफलता है। अपने सहयोगी राजेश और संजय के साथ के सिटी हलचल।